ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र या फिर रक्त परिभ्रमण तंत्र ऐसा भी कह सकते हैं। रक्त को हम 3 हिस्सों में समझेंगे। उनका फर्स्ट पार्ट रहेगा ब्लड, उसके बाद में आएगा हार्ट और इसके बाद में आएगा ब्लड वेसल्स। अब खून की ब्लड की स्टडी को कहते हैं हेमेटोलॉजी, यानी हेमेटो मतलब खून, रक्त, और लॉजी मतलब स्टडी करना, पढ़ाई करना, और उसके डॉक्टर को कहते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। तो ब्लड के 3 हिस्से में, ब्लड को हम लोग 3 हिस्से में सीखेंगे, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और ब्लड ग्रुप में। हार्ट के हम लोग 2 हिस्सों में सीखेंगे, इसकी एनाटॉमी यानी उसकी स्थान, उसकी जगह और उसके कार्य, और लास्ट में है ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेसल्स और कैपिलरीज यानी धमनी, शिराएं और केशवाहिनी। इसको इस तरह से हम लोग समझेंगे। ब्लड एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है, ऑर्गन यानी अवयव। तो उसको अवयव इसलिए कहा, साइंस में इसको अवयव इसलिए कहा गया है कि वो ऑर्गन नहीं है लेकिन वो ऑर्गन की तरह काम करता है, इसलिए इसे ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन कहा गया, यानी घूमने वाला ऑर्गन जो हर जगह पर घूमता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, हार्मोन्स, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर घुली हुई रहती हैं। तो वो पूरे शरीर में घुमाकर वो हार्ट में भी लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को पूरे सेल्स तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसलिए इसको ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन कहा गया है। वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी है। ये जो ब्लड है वो टिश्यू से बना हुआ है। हम लोगों ने पहले क्या सुना था कि कोशिकाओं से मिलकर एक समान जिसका फंक्शन रहता है, एक समान जिसका कार्य रहता है, वो मिलकर के टिश्यू बनते हैं और टिश्यू के बाद में ऑर्गन बनते हैं। तो ये जो ब्लड है वो टिश्यू भी है और ऑर्गन भी है। ये है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो हम लोगों ने सीखा था कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है, उसे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है होने के कारण ये पूरे शरीर को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करके रखने का कार्य करता है, इसलिए इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी, इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होने के कारण ये पूरे शरीर को कनेक्ट करके भी रखता है। ये बनता है बोन मैरो में, यानी उसका फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन होता है ब्लड मैरो के अंदर। अब इसका पीएच वैल्यू जो है, पीएच वैल्यू यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन शरीर के अंदर कितनी मात्रा में है उसके हिसाब से तय होता है कि आदमी बीमार है या स्वस्थ है, वो हम लोग उसके ऊपर से तय कर सकते हैं। तो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 4। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एक पूरी स्केल दी गई है 1 से लेके 14 तक, और बीच में 7 नंबर है वो न्यूट्रल है, और 1 से 7 के पहले जो भी फिगर है उसको एसिडिक कहा जाता है, और 7 के बाद में जो भी 14 तक जो फिगर है वो अल्कलाइन कहा जाता है। तो हमारा जो ब्लड का पीएच है वो 7.4 यानी न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर, वो क्षारीय भी कहते हैं, इसे बेस भी कहते हैं, इसे अल्कलाइन भी कहते हैं। और जैसे ही हमारा पीएच वैल्यू डाउन हो जाएगा तो हम लोग एसिड के लेवल, एसिडिक लेवल में हम लोग प्रवेश हो जाएगा और हम लोग बीमार पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये एसिड और अल्कलाइन के लेवल से भी हम लोग देख सकते हैं कि आदमी बीमार है या तंदुरुस्त है। तो कोई भी व्यक्ति अपना ये टेस्ट कर सकता है। एक लिटमस पेपर करके एक छोटा सा, हम लोग ने जब स्कूल में पढ़ाई किया था तभी एक लिटमस पेपर आता था।
लिटमस पेपर के ऊपर हम लोग कोई केमिकल डाल के उसको टेस्ट करते थे। कोई केमिकल डालेंगे तो उसका कलर बदली हो जाता था, और वो कलर के ऊपर हम लोग नक्की करते थे कि ये एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो ये लिटमस पेपर के साथ में एक इसी ये जो कलर का जो पट्टी दिया गया है, उसी प्रकार का एक पट्टी भी उसके साथ में आता है कलर का। आप आपका थूक है या आपने खून निकाला है, वो भी आप उसके अंदर डालकर चेक कर सकते हैं कि आप एसिडिक हैं या अल्कलाइन हैं। ये एसिड और अल्कलाइन का एक थोड़ा सा विषय थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम लोग उसको इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो पहले इतना ये समझ लेते हैं थोड़ा सा, बाद की डिटेल में हम लोग बाद में समझेंगे। इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर जो एडल्ट व्यक्ति हैं उनका जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो के अंदर होता है। बोन मैरो यानी पूरा हड्डी रहता है, इस प्रकार का हमारे पूरे शरीर के अंदर हड्डी है, छोटी हो या बड़ी हो। तो ये हड्डी के बीच में एक जो नली, गोल नली के जैसा एक पार्ट बना हुआ रहता है, यानी हमारा हड्डी पूरा गोल रहता है। तो गोल जो पार्ट है उसके अंदर लाल कलर का मावा जैसा, एकदम नरम मावा जैसा एक पदार्थ रहता है, उसे ही बोन मैरो कहा जाता है। तो हमारा जो खून है और खून के काफ़ी सारे पार्टिकल्स जो भी हैं, रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स हैं, सारे वहीं पर बनते हैं। तो हमारा खून का निर्माण भी वहीं होता है। तो वहाँ से हमें खून नया बनता है। अगर नया बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है तो आपको पता है क्या हो सकता है। और अगर एडल्ट व्यक्ति में खून बोन मैरो में बनता है तो जो भ्रूण है, यानी जिसका भी जन्म नहीं हुआ है बच्चे का, और जो बच्चा माँ के गर्भ में है, तो उसका खून कहाँ से बनता होगा? उसका खून बनता है लीवर में से। तो लीवर भी एक इम्पोर्टेंट अवयव है जो खून बनाने के अंदर भी ये काफ़ी सारा कार्य करता है। और खून को बढ़ाने के लिए हमारे शरीर के अंदर यदि हम लोग खून बढ़ाना चाहते हैं तो खून हम लोग क्या खाएंगे तो ज़्यादा बढ़ेगा? एक तो हम लोग जो खाना खाएंगे उसको बरोबर हमारे शरीर के अंदर हजम होगा। हजम हुआ यानी तो उसका डायरेक्टली खून में कन्वर्जन होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमको खाना पच गया, यानी हजम हो गया। और यदि हमको कोई भी खाना हजम नहीं होगा तो वो हाथों में आगे बढ़कर सड़ेगा, या जो भी आगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा और डिटेल से समझेंगे इसके बारे में। तो अगर हमको खून ज़्यादा बढ़ाना है हमारे शरीर में तो हमें दूध पीना चाहिए। गुड़ है और पोमेग्रेनेट यानी दाड़म बोलते हैं, तो ये खाने से हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खून बनने की शुरुआत हो जाती है। तो इसकी क्वांटिटी कितनी रहती है हर आदमी के शरीर में? तो अगर जो पुरुष है, पुरुष के शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर तक का खून रहता है। टोटल क्वांटिटी 5 से 6 लीटर तक की रहती है, और स्त्रियों में उससे आधा लीटर कम रहता है, यानी 4 से 5 लीटर तक उसके शरीर में खून रहता है। यानी अगर हम लोग यूनिट के अंदर कैलकुलेट करें, यूनिट क्या होता है कि जब हम ब्लड डोनेट करने के लिए जाते हैं तो वो लोग हमारा एक थैली में खून निकालते हैं, तो उसको 1 यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट यानी 350 ml, 350 से 400 ml की एक थैली रहती है, पैकेट जो रहता है वो। तो हमारे कोई भी व्यक्ति के शरीर के अंदर खून की मात्रा होगी 14 से 17 यूनिट तक की रहेगी, और स्त्रियों के अंदर 10 से 14 यूनिट तक रहेगा। और ये खून है वो हर व्यक्ति के शरीर के जो वजन है, उसके ऑर्गन्स के वजन के अनुसार 60% रहता है। यानी कोई किसी व्यक्ति का वजन जितना भी है उससे 60% उसके शरीर में खून होना चाहिए। तो जब हम ब्लड डोनेट करने के लिए जाते हैं तो 1 यूनिट यानी 350 से 400 ml, जो अभी मैंने आपको बताया। अब खून कहाँ पर स्टोर होता है? तो वो खून स्टोर होता है स्प्लीन में। स्प्लीन यानी तिल्ली बोलते हैं उसको, प्लीहा भी कहते हैं हिंदी में। और खून वहाँ पर स्टोर होने के कारण हम लोग उसे
और साइंस में भी उसे ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। और वो खून कहाँ खत्म होता है, उसका डेड भी तो होता है ना, उसकी एक लाइफ होती है खून की। तो खून की लाइफ जो अलग अलग लाइफ होती है सबकी, जो उसके अंदर एलिमेंट्स रहते हैं, तो उनकी जो डेड होते हैं, जो जाकर स्प्लीन में जाकर वो खत्म होता है खून। और ब्लड हम लोग जो लेबोरेटरी के अंदर हमारा जो खून नापा जाता है, तो खून नापने का एक मशीन होता है, उसे हीमोसाइटोमीटर इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर खून का जो सैंपल हमारा लिया हुआ रहता है उसके अंदर डालते हैं और वो पूरा तेजी से घूमता है और उसकी जगह पे हर जगह पे लिखा हुआ रहता है वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वैसा सब अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पर लिखा हुआ रहता है, गोल रहता है। जैसे हमारे घड़ी के अंदर कैसे 1 2 3 4 5 6 11 12 तक लिखा हुआ रहता है, इसी प्रकार से हमारे सारे एलिमेंट जितने भी वो लोग चेक करना चाहते हैं वो सारे लिखे हुए रहते हैं। और उसके अंदर एक जो घड़ी का कांटा रहता है, वैसे उसके अंदर एक कांटा रहता है और वो हर एक के लिए बता देता है कि आरबीसी कितना है खून के अंदर, हीमोग्लोबिन लेवल कितना है और वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, वो सब उसके अंदर बता देता है। तो ये मशीन को हीमोसाइटोमीटर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और जो हीमोग्लोबिन हम लोग नापते हैं खून के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, तो वो हीमोग्लोबिन के अंदर जो उसका पार्ट रहता है वो एकदम गोल और वो थोड़ा बीच में से चपटा रहता है और उसको ओपन करेंगे तो बीच में वो खाली रहता है। तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन रहता है और आयरन का लेवल पुरुषों में 13 से 17 यूनिट तक हम लोग हमारे रिपोर्ट में जो लिख के आता है कि हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, तो वो एक्चुअल में देखा जाता है आपके शरीर के अंदर आयरन कितना है, व्यक्ति में आयरन की मात्रा कितनी है वो देखी जाती है। यानी हीमोग्लोबिन और आयरन ये कोई दोनों अलग अलग पार्ट नहीं है, आप एक ही बोल सकते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर ही आयरन होता है। और स्त्रियों के अंदर उसकी मात्रा होती है 11 से 13 तक की। तो अभी आगे हम लोग देखते हैं कि फंक्शन क्या है, ब्लड का कार्य क्या है, ब्लड क्या काम करता है हमारे शरीर के अंदर। ब्लड का काम है पानी को सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन तक लेके जाने का, ये उनका कार्य है। ट्रांसपोर्टिंग फूड न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, यानी हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं जो ऑब्जॉर्ब होते हैं, वो पोषक तत्वों को हमारे हर सेल के पास में लेके जाने का कार्य और हर टिश्यू के पास में और हर ऑर्गन के पास में लेके जाने का कार्य खून करता है। ट्रांसपोर्टिंग हॉर्मोन्स टू सेल्स एंड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, हॉर्मोन्स हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उसमें से हॉर्मोन्स निकलते हैं, तो जो रस होता है तो जो ऑर्गन्स को वो देना है उसे वो पहुंचा देते हैं और यानी पूरे शरीर के अंदर घूमने वाला है तो वो हर जगह पर पहुंच जाएगा। ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हमारे शरीर यानी खून के अंदर, हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रहते हैं। तो पहले तो जो लंग्स से शुद्ध होकर के आता है उसके अंदर ऑक्सीजन मिलकर आता है, उसे वो सेल तक लेकर जाते हैं और सेल के अंदर क्या होता है, वो एनर्जी का कन्वर्जन होता है उसके अंदर, यानी एनर्जी यानी ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन। तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है, उसमें से पानी निकलता है और दूसरा उसमें से एटीपी यानी एनर्जी निकलता है, उसको एटीपी फॉर्म में साइंस में लिखा जाता है। तो जो एनर्जी है फिर वो एनर्जी हमको हमारे शरीर को चलाने के लिए काम में आता है, इसलिए हमको कांस्टेंट हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन बना रहे और बरोबर मात्रा में बना रहे तो हमको ज़्यादा थकान वगैरह महसूस नहीं होगा। इसलिए हीमोग्लोबिन का लेवल भी चेक किया जाता है और यदि हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है तो व्यक्ति को थकान वगैरह ज़्यादा होती है, आपने सुना होगा एनीमिक कंडीशन हो जाती है। तो ये कंडीशन ना हो इसलिए हमें ये खून हमारे शरीर के अंदर निरंतर काम करते रहता है
और जो ऑक्सीजन उसने दिया है तो ऑक्सीजन तो उधर यूज हो गया, तो अभी उसका बाई प्रोडक्ट क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। तो पानी और एनर्जी तो शरीर में घूमेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस वही कैपिलरीज में होकर के शीरा में होकर के सीधा वापस हार्ट तक जाएगा और हार्ट वापस उसे लंग्स में भेजेगा और लंग्स उसको बाहर निकाल देगा नाक के द्वारा। तो इस प्रकार से ये खून काम करता है। खून और एक काम ये भी करता है कि बॉडी का, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। पूरे शरीर के अंदर एक ही समान टेम्परेचर हर जगह पर रहे, ये खून को देखने का काम है। यदि कोई जब पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर यानी कोई अवयव में हमारा गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो खून उसको वहां से गर्मी को अपने साथ में लेकर के निकल जाता है आगे। उसके अंदर पानी भी रहता है तो वो गर्मी को न्यूट्रलाइज करने का भी काम साथ साथ में चलते रहता है। और ब्लड क्लोटिंग का भी काम खून को थक्का जमाने का है, यानी उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं प्रोसेस को। होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि थोड़ा सा अभी आगे थोड़ा टॉपिक आएगा, वो खून का थक्का, हमको कहीं पर भी घाव लग गया है तो उसको वहां पर खून को बाहर ज्यादा बह नहीं जाए इसके लिए वो वहां पे एक परत बना देते हैं। उसको जो परत बन जाती है उसको खून का थक्का बना ऐसा बोलते हैं, या तो फिर उसको होम्योस्टेसिस प्रोसेस बोला जाता है। इसे ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। इसे बिल्ट अप इम्यूनिटी सिस्टम, यानी हमारे शरीर के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स, रक्त के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं वो उसका मुख्य कार्य रहता है इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप करने का, यानी हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति कितनी बढ़ेगी वो देखने का कार्य WBC का रहता है, जो खून के अंदर रहता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट एंड नॉन यूज्ड मटेरियल्स टू किडनी, हमारे शरीर के अंदर सेल्स क्या कार्य करते हैं, हम लोगों ने जो भी खाना खाया, विटामिन और मिनरल्स जो भी एक्स्ट्रा होते हैं तो सेल्स के पास जाते हैं। तो सेल्स के पास जाने के बाद सेल उसे अगर पूरा कंप्लीटली यूज नहीं करेगा तो वो खून में वापस भेज देगा। वो बोलेंगे कि भाई अभी आप चले इसको लेकर के जाइए, अभी हमारे पास में इसकी स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, दूसरी बार वापस लेके आना। तो वापस तो वो कैसे लेके आएंगे, तो फिर क्या होगा कि और दूसरा सेल के अंदर कुछ प्रोसेस हो के कारण उसके अंदर यूरिया भी बनता है, उसके अंदर एमोनिया वायु भी बनता है। तो इस प्रकार से जो भी ये हमारे शरीर को जरूरी नहीं है, तो ये इसे वेस्ट प्रोडक्ट भी हम लोग कह सकते हैं। इसको भी खून के अंदर डाल करके वो सीधा लेके जाएंगे किडनी के पास में। किडनी के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा उसके अंदर गर्नी रहती है, फिल्टर्स रहते हैं। तो वो फिल्टर्स में से फिल्टर होकर के खून बाहर आएगा और खून वापस हार्ट की तरफ जाएगा और वो किडनी में से वो मूत्र के रूप में हमको ये विटामिन और मिनरल्स ये सब यूरिन में रहते हैं तो वो सब बाहर आ जाएगा। और यूरिया भी है, एमोनिया वायु भी है, वो अपने आप सब शुद्ध पानी के अंदर घुल जाते हैं, यानी हमको उसके बारे में ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है। और इसके अंदर एकदम डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर विटामिन और मिनरल्स होने के कारण एक स्वमूत्र चिकित्सा करके भी एक अलग चिकित्सा चल रही है। तो इसके लिए ही चल रही है क्योंकि एकदम डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। तो जो भी व्यक्ति उसको यूरिन को पिएगा तो इमीडिएटली उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि वो तो जो भी विटामिन और मिनरल्स हैं वो एकदम डाइल्यूटेड और डाइजेस्टेड फॉर्म में है, इसलिए तुरंत एनर्जी आ जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड किससे बना हुआ है। ब्लड 3 चीजों से बना हुआ है मेनली। एक तो है प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, और उसके अंदर ब्लड ग्रुप होता है। उसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिससे हम लोग तय करते हैं कि ये व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, और प्लस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सब हम लोग आगे थोड़ा अभी और डिटेल में देखेंगे।